नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है। ये निराला जी की एक नीरस कविता है, अर्थात इस कविता में उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं। वो ऐसे भाव हैं कि उनका जो जीवन है उसमें प्रेम रूपी झरना समाप्त हो गया है और अब केवल नीरसता या शरीर, जो निर्जीव शरीर है, देह मात्र शेष है। ऐसा ही नीरसता के भाव को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जोतन रह गया है। आम की है डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पीक या शिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ है जीवन दह गया है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए अपने जीवन की नीरसता को यहाँ पर उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि स्नेह निर्झर, कि मेरे हृदय में जो स्नेह था, प्रेम था, जो प्रेम की धारा बहा करती थी, जो झरना बहा करता था, वो अब बह गया है, समाप्त हो गया है। रेत जोतन, रेत के समान, तन यानी शरीर, अब क्या शेष बचा है कि अब मेरा शरीर, रेत के समान जो शरीर है वो ही शेष बचा है। अर्थात मेरे जीवन में जो प्रेम था वो अब सूख गया है, समाप्त हो गया है। अब मेरे जीवन में केवल नीरसता ही शेष है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके जीवन में निरंतर मृत्यु का जो साया है वो मंडराता रहता है, जीवन में खुशियाँ समाप्त हो गई है। आम की है डाल जो सूखी दिखी, यहाँ आम के पेड़ का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि आम के पेड़ की जो डाल सूखी दिखाई दे रही है, वो क्या कह रही है कि जो पेड़ की सूखी हुई डाल है वो क्या कहती हुई प्रतीत होती है? वो कहती है कि अब यहाँ यहाँ यानी उस डाल के ऊपर पीक या शिखी, पीक यानी कोयल, शिखी यानी मोर नहीं आते, क्योंकि वो डाल सूख चुकी है। इसी कारण अब यहाँ पर कोई भी, ना तो कोयल आती है ना ही मोर यहाँ पर आते हैं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जब टहनी में जीवन था, टहनी हरियाली से भरी हुई थी, हरी भरी थी, उस समय यहाँ कोयल भी आती थी जो कूकती थी और मोर भी आता था। परंतु अब क्या हो गया है? जब विपरीत परिस्थितियां आ गई है, जब टहनी सूख गई है, तो ना तो कोयल आती है और ना ही मोर आता है। इसमें उन्होंने अपने जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है कि जब उनके जीवन में नीरसता का भाव आ गया है या बुरे दिन आ गए हैं, तो उनके वो मित्र जो हमेशा उसके साथ रहा करते थे, अब वो स्वार्थी मित्र भी उसे छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए निराला जी अपने जीवन में नीरसता का अनुभव करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं? पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ है, कि मैं वो पंक्ति हूँ, मेरा जीवन अब उस पंक्ति के समान है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसमें से कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात मेरा जीवन अब निरर्थक हो गया है, बेकार हो गया है। जीवन दह गया है, दह गया यानी जल गया है। अर्थात मेरे जलने का मतलब यहाँ क्या है कि जीवन बेकार हो गया है, व्यर्थ हो गया है, जीवन में कोई भी खुशी का भाव शेष नहीं बचा है। तो इसके माध्यम से निराला जी अपने जीवन की निरर्थकता को व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो डह गया है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि दिए हैं मैंने, दिए हैं, किसने दिए हैं? अभी हम पीछे पेड़ का उदाहरण लेके चल रहे थे और वो पेड़ किसका है? आम का। उसी के उदाहरण के माध्यम से कवि कहते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल और फल। आम का पेड़ ये कहता है कि मैंने इस संसार को बहुत से फूल और फल प्रदान किए हैं, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और अपनी प्रभा से, अपनी सुंदरता से, अपनी चमक से मैंने चकित किया है, चल
जो चंचल हैरान किया है, चंचल किया है। किसको किया है? कि इस जो समाज को या इस धरा को या इस पृथ्वी को मैंने चकित और चंचल किया है, अर्थात हैरान किया है। मेरे सौंदर्य को देखकर जो संसार है वो चंचल हो उठता था। कैसे? मेरे आकर्षण को देखकर, मेरी सुंदरता को देखकर। पर अनश्वर था सकल, सकल यानी संपूर्ण, सारा, कि वो सब जो मेरी शोभा थी वो अनश्वर थी। अनश्वर थी यानी अमर। पल्वित पल, पल्वित पत्तों से ढका हुआ या पुलकित, खिला खिला, ये सब वो पल, वो क्षण मेरे लिए अमर था। अनश्वर, नश्वर होता है नाशवान, अनश्वर जो कभी नष्ट ना हो। ठाट जीवन का वही जो ढह गया, और वही मेरे जीवन की का वास्तविक ठाट था, वास्तविक आनंद था, जो ढह गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? उस आम के पेड़ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो मेरे जीवन के अच्छे दिन थे, जब मैं अनेक प्रकार के साहित्य की रचना कर रहा था। मैंने अनेक प्रकार का साहित्य इस समाज को दिया, अच्छा साहित्य लिखा, और मेरी सुंदर रचनाओं से ये संपूर्ण संसार चकित भी हुआ, आनंदित भी हुआ, और चंचलता भी उसके मन में अनुभव की। लेकिन वही मेरे जीवन का वास्तविक सुख भी था, परंतु अब वो सब समाप्त हो गया है, ढह गया है। वो मेरी जो शानो शौकत थी, वो मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा क्षण था, वो आज नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये पेड़ के फलने फूलने के माध्यम से अपने जीवन के जो विकास के पल थे उनकी तुलना यहाँ पर की गई है, या पेड़ के उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन के उन आनंददायक और जो शानो शौकत के क्षण थे जिसमें इन्हें प्रसिद्धि मिली, उसके बारे में बताया। जैसे एक पेड़ जब फलता फूलता है, उस पर बहुत सारे हरियाली छा जाती है, तब वो पेड़ सबको अच्छा लगता है। लेकिन जिस पेड़ की डालें सूख जाती है, उस पेड़ को कोई देखना पसंद नहीं करता। वैसे ही कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो जीवन रूपी पेड़ है, वृक्ष है, वो अब सूख चुका है, या उसमें अब नीरसता आ गई है। वही मेरे जीवन का असली सुख था, जब मेरे जीवन में अच्छा शानो शौकत थी या अच्छा साहित्य मैंने रचा था। तब सब मेरी पूछ करते थे, मेरी आवभगत करते थे, मुझे मान सम्मान देते थे। लेकिन अब वो सब समाप्त हो गया है। आगे कवि क्या कहते हैं? अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, पुलिन यानी किनारा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अब नहीं आती पुलिन, पुलिन यानी किनारा, किनारा किसका? जीवन रूपी जो सागर है, उसके किनारे पर प्रियतमा, प्रेयसी या प्रेमिका अब बैठने के लिए नहीं आती। कि अब मेरी जीवन रूपी नदी पर जो बहती चली जा रही है, या जीवन रूपी जो सागर है, उसके किनारे पर मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेयसी अब नहीं आती। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? कि अब उनका जीवन बिल्कुल एकांकी हो गया है, वो अकेले पड़ गए हैं। शाम तृण पर बैठने को निरुपमा, निरुपमा यानी अद्वितीय, वो अद्वितीय जो आकर्षण था, उस अद्वितीय सुंदरी में जो आकर्षण था, वो मेरे साथ आकर बैठती थी। वो अब उन शाम तृण पर, हरी घास पर बैठने के लिए वो सुंदरी अब मेरे साथ नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अमा यानी अमावस्या। अमावस्या किसकी प्रतीक है? अंधकार की। कि अब मेरे हृदय में केवल और केवल अंधकार ही बसा हुआ है। मैं अलक्षित हूँ, यही अलक्षित, जिसको लक्षित ना किया जाए, जो अनदेखा हो, कि मैं इस समाज में बिल्कुल एकांकी हूँ, अनदेखा हूँ, मुझे ये समाज कोई महत्व नहीं दे रहा, मैं महत्वहीन हो गया हूँ, कवि कह गया है। और ये कवि अपने मन के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है कि जैसे पहले उसे मान सम्मान दिया जाता था, अब वो मान सम्मान यहाँ उसे प्राप्त नहीं होता। यहाँ प्रियतमा या प्रेयसी का जो उदाहरण दिया है, वो बताना चाहते थे कि कोई ऐसा समय था जब उनके जीवन में खुशियाँ थी, उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब उनका जीवन बिल्कुल एकांकी हो गया है।
उनके जीवन में अमावस्या रूपी अंधकार छा गया है। अब मुझे अनदेखा किया जा रहा है। अब जो समाज है वो उसे आदर और सम्मान नहीं दे पा रहा है। तो कवि कहता है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कवि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कविता है, लेकिन किस प्रकार एक उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ कवि, मान सम्मान प्राप्त कवि, जब समाज के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, किस प्रकार से उसके मन में निराशा और अंधकार उसके हृदय में घर कर जाते हैं, वो सब भाव इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। निराला जी की कविता है तो यहाँ संस्कृत निष्ठ प्रतीकात्मक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है और ये करुण रस से प्रधान कविता है। करुण रस भरा हुआ है इस कविता में। उम्मीद करती हूँ ये कविता कवि के मन के भावों को जो अभिव्यक्त कर रही है वो आप समझ पाए हो। आप जो निराला जी की अन्य कविताएं हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर वो आप अब तक नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ उस लिंक से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।